क्या हाल है बेटा? ये ओ लेवल्स का पेपर 1, इस पेपर के लिए टाइम आपको मिलता है 1 आवर 15 मिनट्स। सही है, पास पेपर है मई जून 2022 का। 35 टोटल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने और इसके मार्क्स भी 35 हैं, मतलब ईच MCQ कंटेन 1 मार्क। ठीक है ना, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है विच टास्क वुड बी कैरिड आउट बाय अ बुक कीपर। अब देखें, बुक कीपर और अकाउंटेंट इन दोनों के बारे में वो पूछता है, तो हमें पता होना चाहिए बुक कीपर इज़ अ पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, मतलब टी अकाउंट्स में, लेजर्स में जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है। सही है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री प्रिपेयर कर रहा है। इसके दूसरी साइड पे एक बंदा होता है, उसको ये कंपेयर करवा रहा है बुक कीपर को अकाउंटेंट के साथ। अकाउंटेंट की जॉब क्या होती है कि सारा डाटा जब बुक कीपर रिकॉर्ड कर देता है तो देन वो रिपोर्टिंग करता है, फाइनल अकाउंट्स बनाता है, उसको एनालाइज करता है और डिसीजन मेकिंग भी उसी का काम है। ठीक है ना, तो इस वक्त हमसे पूछ रहे हैं विच टास्क वुड बी कैरिड आउट बाय अ बुक कीपर। फर्स्ट में वो कह रहा है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन ईयर्स। ये जो कंपैरिजन है ये हमारे करते हैं अकाउंटेंट साहब। ठीक है, उसके बाद सेकंड में वो कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी अकाउंटेंट ही बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद कह रहे हैं प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं या डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जो भी उसका काम होता है वो सारा का सारा अकाउंटेंट का होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट की है। देन लास्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज़ द जॉब ऑफ बुक कीपर, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2 में वो कह रहे हैं द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ लिया अ ट्रेडर। अमराज का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, और उसमें अमराज का ओपनिंग बैलेंस नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अमराज है ये हमारा सप्लायर है, लायबिलिटी अकाउंट है, और इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस टी अकाउंट को। जब अप्रैल 1 ये मंथ स्टार्ट हुआ, ओपनिंग बैलेंस मतलब लिया ने अमराज को पे करने थे 2100, उसके बाद 20 अप्रैल को और परचेज़ किए 3000, तो टोटल अब पे करने हैं 5100। इस 5100 में से 26 अप्रैल को उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये हमने माइनस कर दिया। 1900 आपने पे कर दिए, तो ये भी हमने माइनस कर दिया, और डिस्काउंट मिला $100 का, ये भी माइनस कर दिया। अब रिमेनिंग बैलेंस जो बचा है वो 2950 बचा है। लिया ओ अमराज 2950 ऑन 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये इंटरप्रेट करके दिखा दिया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 2100 था, तो देखें 2100 लिखा हुआ है। ये 3 कॉलम अकाउंट एक होता है, रनिंग बैलेंस अकाउंट वो बना रहा हूँ। आपने परचेज़ किए और 3000 के, 2100 पहले से देना था, 3000 के और परचेज़ कर लिए, अब टोटल पे करना है 5100। उसमें से परचेज़ रिटर्न किया आपने, मतलब गुड्स वापस कर दिए, अब वो पैसे आपको पे नहीं करने, तो 5100 में से 150 माइनस करेंगे, तो अब आपने पे करने परचेज़ रिटर्न के बाद 4950। उसके बाद कुछ पेमेंट कर दी बैंक से 1900 की, तो अब जो बैलेंस रह गया वो है 3050। फिर हमें डिस्काउंट भी मिला $100 का, तो अब बैलेंस रिमेनिंग रह गया 2950, 100 और माइनस कर दिया, और ये 2950 आपका क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो ये पूरी कहानी है। अब वो बोल रहे हैं विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ए इज़ अमराज अलाउड लिया $100 ट्रेड डिस्काउंट ऑन 30 अप्रैल। उसने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया। आप देखें, एक बात याद रखिएगा, जो डिस्काउंट आपका टी अकाउंट के अंदर अपीयर होता है, ये टी अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये जो डिस्काउंट होता है बेटा, ये आपका कैश डिस्काउंट होता है।
सही है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपको टी अकाउंट में नहीं मिलेगा क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड है अमराज ओड लिया 2100 ऑन 1 अप्रैल। अमराज ने लिया को पैसे देने थे 2100, नहीं लिया ने अमराज को पैसे देने थे, तो 2 भी नहीं है। 3 है लिया ओड अमराज 2950 एंड 30 अप्रैल। यही मैंने कहा था कि लिया ने 30 अप्रैल को 2950 अमराज को पे करना है क्योंकि अमराज सप्लायर है, ठीक है, तो सी इज़ करेक्ट। थर्ड में देखें सारा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जफ़र, तो सारा जो है यहाँ हमारा सप्लायर है और जफ़र हमारे कस्टमर है। हाउ वॉज दिस रिकॉर्डेड इन द साराज लेजर। सारा किस लेजर में किस तरह रिकॉर्ड करेगी, तो आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर्स आर देयर। 3 लेजर्स होते हैं, एक होता है सेल्स लेजर कहते हैं हम उसको हम लोग सेल्स लेजर इसलिए कहते हैं, उसमें सारे के सारे कस्टमर्स के टी अकाउंट होता है। एक होता है परचेज लेजर, उसमें सारे के सारे सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं। और फिर होता है एक जनरल लेजर, उसमें सारे रिमेनिंग अकाउंट्स होते हैं, मतलब कस्टमर और सप्लायर के अलावा, लाइक आपका सेल्स हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारे। अब वो पूछ रहा है कि हाउ वाज दिस रिकॉर्डेड इन साराज लेजर। अब देखें सारा जो है वो हमारा सप्लायर है, सारा गुड्स सेल कर रही है जफ़र को, तो वो एक तो लिखेंगी सेल्स लेजर में, मतलब कस्टमर के अकाउंट में लिखेंगी तो सेल्स में, दूसरा अकाउंट वो बनाएंगी सेल्स का, और सेल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं जनरल लेजर में। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, जो ये जनरल एंट्री पास करेंगी उसमें जफ़र जो इनका कस्टमर है उसको डेबिट करेंगी और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगी। अब जफ़र जो कस्टमर है ना, क्योंकि ये कस्टमर है तो बेटा कस्टमर को हम लोग लिखते हैं सेल्स लेजर में, सही है। और सेल्स ना तो कस्टमर अकाउंट है ना सप्लायर अकाउंट है, तो ये लिखा जाएगा जनरल लेजर में। तो अब इस एंट्री को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि सेल्स लेजर में डेबिट हुआ है जफ़र, सेल्स लेजर में डेबिट हुआ है जफ़र का अकाउंट, और जनरल लेजर में क्रेडिट हुआ है सेल्स का अकाउंट। तो ये देख लें आपके पास कौन सा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है जनरल लेजर में, ठीक है, और जफ़र अकाउंट डेबिट हुआ है सेल्स लेजर में, यही है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखें 4 में क्या कह रहे हैं, उमर सेंट अ क्रेडिट नोट टू मरियम फॉर गुड्स रिटर्न। उमर ने क्रेडिट नोट सेंड किया है मरियम को क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न किए। अब देखें क्रेडिट नोट उमर ने इसलिए सेंड किया होगा, पहले तो ये देखें कि उमर सप्लायर है हमारे पास क्योंकि वो क्रेडिट नोट सेंड कर रहा है, और मरियम जो है वो कस्टमर है, उसको मरियम ही बोल देना है। अच्छा, क्रेडिट नोट उमर इसलिए सेंड कर रहा होगा क्योंकि इसने मरियम से जो गुड्स रिटर्न लिए हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, और मरियम को ये बता रहा है कि हाँ जी आपके गुड्स एक्सेप्ट हो गए रिटर्न, सही है। अब वो पूछ ये रहे हैं हाउ वुड मरियम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। मरियम कैसे रिकॉर्ड करेंगी, देखें जब मरियम ने गुड्स परचेज़ किए होंगे तो मरियम ने क्या एंट्री पास की होगी, मरियम ने परचेजेस को डेबिट किया होगा, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और सप्लायर जो उमर है क्रेडिट पे परचेज़ करें तो ये लायबिलिटी है, परचेज़ करते हैं लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्रेडिट किया होगा। अब उसके बाद आज वो परचेज़ रिटर्न ऑफ गुड्स
रिकॉर्ड करने जा रही है। अब देखिए परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एक तो उमर के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। उमर जो है वो जैसे कि बताया लायबिलिटी है, रिटर्न करें तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे अब उमर को, और क्रेडिट करेंगे हम लोग इस टाइम में परचेज रिटर्न अकाउंट। सही। वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ वुड मरियम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, कौन सी जब रिटर्न हुआ है तो ये वाली ट्रांजेक्शन मरियम रिकॉर्ड करेगी जिसमें उमर को डेबिट होना है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना है। तो देखें ए में तो परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा है तो ये नहीं है, बी में सेल्स रिटर्न, तो सेल्स की एंट्री मरियम नहीं पास करेगी, सेल्स की एंट्री तो उमर पास करेगा। सी में हाँ उमर डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, तो सी इज़ करेक्ट। ठीक है। फिफ्थ में देख लें, बेन सोल्ड गुड्स टू डेविड फॉर 900 कैश। बेन ने गुड्स सेल किए हैं डेविड को $900 के कैश पे। अब कैश पे ट्रांजेक्शन हो रही है, याद रखिएगा। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड डेविड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। डेविड से पूछ रहे हैं कि भाई डेविड किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। अब एक बात हमने याद रखनी है कि जब गुड्स कैश पे परचेज या सेल हुए तो हम लोग कस्टमर या सप्लायर के अकाउंट में नहीं लिखेंगे बेटा। तो ये कस्टमर और सप्लायर के अकाउंट में सिर्फ तब लिखते हैं जब क्रेडिट पे चीज़ ख़रीदें या बेचें। जब हमने कैश ले लिया तो हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किसको सेल किए या किससे परचेज़ किए, क्योंकि पैसे दे दिए, कहानी ख़त्म। तो ये सीधा जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री में चला जाएगा, ये कैश बुक में चला जाएगा। A petty cashier received $100 from the chief cashier and $10 from an employee who had made private calls on the business telephone. उसको $100 रिसीव हो रहे हैं चीफ कैशियर से। किसको? पेटी कैशियर को। चीफ कैशियर से रिसीव हो रहे हैं, और $10 रिसीव हो रहे हैं एम्प्लॉई से, क्योंकि एम्प्लॉई ने प्राइवेट कॉल्स की नहीं बिजनेस के फ़ोन से, उसके वो पैसे दे रहा है, ईमानदार एम्प्लॉई है। सही। वो कह रहे हैं हाउ वुड दीज अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक एंड द कैश बुक। कैश बुक में और पेटी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ इम्पेक्ट कर रही है। एक तो ये याद रखें, जब उसने $100 कैश बुक से लिए चीफ कैशियर से, तो जो आपकी मेन कैश बुक है ना वो डिक्रीज़ हुई है $100 से। कैश बुक डिक्रीज़ होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो एक तो $100 से आपकी कैश बुक डिक्रीज़ होगी। दूसरा जो पेटी कैश बुक है आपकी, उसमें $100 आपको रिसीव हो रहे हैं कैश बुक से, तो वो इंक्रीज़ होगी $100 से, तो इसका मतलब है वो डेबिट होगी। और दोबारा पेटी कैश में हमें कैश रिसीव हो रहा है तो वो इंक्रीज़ होगी $10 एम्प्लॉई से, तो वो दोबारा डेबिट होगी। तो एक्चुअली जो पेटी कैश आपकी डेबिट हो रही है वो टोटल डेबिट हो रही है बेटा 110 से, ये याद रखना है। बस ये दो इम्पैक्ट आ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब देखें कौन सा है ऑप्शन, डेबिट पेटी कैश बाय 0, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है डेबिट पेटी कैश बाय $10, नहीं जी, पेटी कैश टोटल 110 रिसीव कर रही है तो 110 से डेबिट होगी, जो कि मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ ऑप्शन डी। अब उसके रिमेनिंग वो देख लेते हैं, बाकी सब भी ठीक है। तो पेटी कैश डेबिट हो रहा है 110 से, ये तो ठीक है। क्रेडिट हो रहा है पेटी कैश 0 से, ये भी ठीक है क्योंकि पेटी कैश से आप कुछ पे नहीं कर रहे। कैश बुक डेबिट हो रही है 0 से, ये भी ठीक है क्योंकि कैश बुक को कुछ रिसीव नहीं हो रहा। और क्रेडिट हो रही है कैश बुक $100 से, हाँ जी सिर्फ कैश बुक से $100 जा रहे हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 में देखें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनसेटिंग एरर। अब देखें कंपनसेटिंग एरर क्या है बेटा। कंपनसेटिंग एरर है कि आप ऐसा एरर करें जो आपकी एक गलती दूसरी गलती को कैंसिल आउट करे और अल्टीमेटली आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। सही। तो हम लोग एरर्स के नाम लिखते रहते हैं। पहला एरर देखें वो क्या कह रहा है, अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट रिपेयर्स। ऑफिस इक्विपमेंट रिपेयर्स आपका एक्सपेंस अकाउंट है, वॉज डेबिटेड टू द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ये नॉन करंट एसेट में आपने डेबिट कर दिया। रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आपका एसेट है। एक्सपेंस को अगर आप एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये एरर है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग नहीं है। हेड ऑफ अकाउंट चेंज कर दिया आपने। दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सी जोन्स वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सी जोन्स। आपने
सी जोन्स से परचेज़ किए लेकिन सी जॉन्स के अकाउंट में लिख दिए, मतलब बोथ आर योर सप्लायर, दोनों के दोनों आपके सप्लायर हैं, लायबिलिटी है। मतलब हेड ऑफ अकाउंट सेम है लेकिन अकाउंट डिफरेंट है, तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, या हेड ऑफ अकाउंट सेम है और अकाउंट डिफरेंट है। द सेल ऑफ गुड्स 65 टू अजीज़ वॉज एंटर्ड इन द बुक्स एज 56। अमाउंट की गलती की है आपने, $65 से रिकॉर्ड करना था, $56 से रिकॉर्ड किया, तो ये अमाउंट की जब हम गलती करेंगे तो वो एरर है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। 3 ऑप्शन हो गए, तीनों में से कोई भी कंपनसेटिंग नहीं है तो ऑब्वियसली फोर्थ ही होगा, लेकिन फोर्थ हम पढ़ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं कैसे है फोर्थ। वेजेस अकाउंट वॉज अंडर स्टेटेड बाई $100, एक एक्सपेंस को आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ 100 से, एंड द रेंट अकाउंट वॉज ओवर स्टेटेड बाई $100, दूसरे एक्सपेंस को 100 से ज़्यादा कर दिया। अब देखें, एक एक्सपेंस को, वेजेस आपका एक्सपेंस है, उसको कम रिकॉर्ड किया हुआ है 100 से, दूसरा एक्सपेंस है उसको आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है 100 से, तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। सही है, एक एक्सपेंस कम है, उसकी जगह दूसरे ने ज़्यादा करके आपकी दूसरी गलती ने पहली गलती को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कंपनसेटिंग एरर है। देखिए अब क्या कह रहा है 8 में, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अब्दुल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 एरर्स वर डिस्कवर्ड। द परचेज ऑफ मशीन बाय बैंक ट्रांसफ़र, आपने एक मशीन परचेज़ की है, नॉन करंट एसेट है, बैंक ट्रांसफ़र मतलब बैंक से 5000 की, वॉज ओमेटेड फ्रॉम द अकाउंट्स, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 15,000 वॉज एंटर्ड इन मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट, मतलब यहाँ आपने परचेज ऑफ मोटर व्हीकल मतलब नॉन करंट एसेट को 15,000 से रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने उसको एक्सपेंस में मोटर व्हीकल रिपेयर में रिकॉर्ड कर लिया। पूछ ये रहे हैं, व्हाट इफेक्ट विल करेक्टिंग दीज एरर हैव ऑन द नॉन करंट एसेट एंड द वर्किंग कैपिटल। जब आप इसको ठीक करेंगे तो नॉन करंट एसेट पे क्या चेंज आएगा और वर्किंग कैपिटल पे क्या आएगा। तो देखें, जब आप इसको ठीक करेंगे आप वापस पहली एरर में क्या करेंगे, उसको मशीन में रिकॉर्ड करेंगे, तो मशीन जो कि आपका नॉन करंट एसेट अकाउंट है इंक्रीज़ हो जाएगा 5,000 से, और इसके साथ साथ क्योंकि आपने बैंक में भी रिकॉर्ड करना है तो बैंक जो कि आपका करंट एसेट अकाउंट है डिक्रीज़ हो जाएगा साथ के साथ 5,000 से, ठीक है, याद रखना है। दूसरी ट्रांजेक्शन में कह रहा है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, आपने एरर में उसमें एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ था, उसको नॉन करंट एसेट में लेके आएंगे तो दोबारा नॉन करंट एसेट जिसका नाम है मोटर व्हीकल जो कि आपका नॉन करंट एसेट है वो दोबारा इंक्रीज़ होगा 15,000 से दिस टाइम, और बैंक का इस ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक में रिकॉर्ड कर चुके होंगे जब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। तो अब ये पूछ रहे हैं बताओ नॉन करंट एसेट पे क्या इफेक्ट आया। तो नॉन करंट एसेट टोटल आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं 20,000 से, 5 और 15 20, और उसके बाद दूसरा इफेक्ट ये पूछ रहे हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल का बेटा फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है बेटा कि करंट एसेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली रिलेटेड विद वर्किंग कैपिटल, एंड करंट लायबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट पे डिक्रीज़ आएगा तो वर्किंग कैपिटल पे भी डिक्रीज़ आएगा, करंट एसेट पे इंक्रीज़ आएगा तो वो भी इंक्रीज़ होगा, करंट एसेट पे डिक्रीज़ आएगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ होगा। करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगा, करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखें सिर्फ इसमें तो कहीं भी करंट एसेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, दूसरे वाले में बैंक आपका डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ बैंक आपका करंट एसेट है। अगर करंट एसेट डिक्रीज़ होता है तो मैंने आपको बताया कि देखें वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ होता है, तो और करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्किंग कैपिटल 5,000 से डिक्रीज़ हो रहा है और नॉन करंट एसेट 20,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहला कॉलम आपका नॉन करंट एसेट का इंक्रीज़ है 20,000 का ये रहा, और ये डिक्रीज़ है 5,000 का वर्किंग कैपिटल का, सी है, ठीक है।
अच्छा, अब ये पूछे 9 में, वाई इज़ अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन द पर्सन हु मेंटेन्स द सेल्स लेजर। अब देखें, ये वजह ये होती है कि जिसने पहले सेल्स लेजर बनाया है, अगर उसने उसमें फ़्रॉड किया है, वही इंसान अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएगा तो वो उसमें भी फ्रॉड करेगा। तो डिफरेंट बंदों का बनाने का यूजुअली कंट्रोल अकाउंट जो है वो सुपरवाइज़र बनाता है। तो डिफरेंट पर्सन का कंट्रोल अकाउंट बनाने का रीज़न ही ये होता है ताकि अगर कोई सेल्स लेजर बनाने वाले अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया है तो वो फ्रॉड डिटेक्ट हो सके। ये डिफरेंट बंदों के बनाने का ये रीज़न है। तो पहला ही करेक्ट है। 10 देखें, what would be recorded on the credit side of the sales ledger control account? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है? तो देखें, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे थोड़ा सा आपका फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाएगा। कैश रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर, रिफंड्स जो होते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं जब हम कस्टमर को रिफंड्स करते हैं। क्रेडिट सेल्स भी डेबिट साइड पे आती हैं। इंटरेस्ट चार्ज एंड ओवर ड्यू अकाउंट, ये भी डेबिट साइड पे आता है। इंटरेस्ट चार्ज जब कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सेल्स रिटर्न को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे बेटा। तो ऑप्शन डी, सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब देखें 11 में क्या कह रहे हैं। मारिया's ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 शोड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 38750। 38750 का आपका प्रॉफिट आया हुआ है। ऑन 31 दिसंबर 2021 मारिया रिसीव्ड अ 5% बैंक लोन ऑफ 4800। अच्छा, बैंक लोन आपको मिला है 31 दिसंबर को। याद रखिएगा हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो मतलब बैंक लोन अभी मिले हुए आपको हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, सही। विच वॉज इनकरेक्टली ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, ये जो आपको लोन रिसीव हुआ है ना बेटा, लोन जो रिसीव होता है हमारी कैपिटल रिसीट होता है। हम लोग इसको SOFP में रिकॉर्ड करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। आपने गलती क्या की है, आपने इसको SOFP के बजाय इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया एज एन इनकम। तो ये इसने आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ किया होगा 4800 से, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि आपने इंटरेस्ट में भी गलती की होगी। वो देखते हैं, इन एरर अ होल ईयर्स इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन वॉज इंक्लूडेड। अच्छा, इंटरेस्ट आपने पूरे साल का इंक्लूड कर लिया, सही है। वैसे इंटरेस्ट होना कितना चाहिए था, देखें 4800 का अगर आप 5% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 240। ये पूरे साल का है, ये इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस में डाला हुआ है। होना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा क्योंकि सिर्फ 3 महीने हुए हैं आपको लोन लिए हुए, जो कि आएगा आपका 60। अब वो पूछ ये रहे हैं व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है, हम लोग निकाल देते हैं। देखें, ड्राफ्ट प्रॉफिट अभी आपका क्या दिया हुआ है, योर ड्राफ्ट प्रॉफिट इज 38750। उसमें सबसे पहले तो वो जो गलत आपने रेवेन्यू इनकम डाली हुई थी वो सब्ट्रैक्ट कर दें। वो थी आपकी 4800, ये यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। और जो गलत आपने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है उसको ऐड कर दें। बारह महीने का थोड़ी होना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्योंकि एक्सपेंस में लिखा हुआ था ना, तो आपने प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, तो इसलिए उसको सही करने के लिए प्रॉफिट में ऐड करवा रहा हूँ टोटल। और एक्चुअल जो इंटरेस्ट है 3 मंथ इंटरेस्ट सिर्फ वो माइनस कराऊंगा। थ्री मंथ्स इंटरेस्ट जो कि आपका निकला है 60, ये सिर्फ एक्सपेंस होना चाहिए था। अच्छा, इसको आप 9 मंथ्स करके नेट करके तब भी ऐड करा सकते हैं। 38750 प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा 4800 प्लस होगा वापस 240 और माइनस होगा 60, तो योर आंसर इज 34130। ये होना चाहिए आपका करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप नेट करके लिख सकते हैं इन दोनों को, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट ऐड करवाना है और 3 महीने का माइनस करवाना है, तो 9 मंथ्स का आप सिंपली ऐड करवा दें, ये भी कर सकते हैं।
12 में देखें वो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो बतानी है। A lower amount of depreciation is charged in the early years of the asset's life than in the later years। पहली ही है जो गलत है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अर्ली ईयर्स में ज़्यादा डेप्रीसिएशन होता है, उसके बाद फिर कम होता रहता है। 13 देखें, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ यूंग्स एंड्स ऑन 31 मार्च। ऑन 1 अप्रैल 2021 ही परचेज अ मशीन फॉर 4000। 31 मार्च हमारा साल ख़त्म होता है और 1 अप्रैल 2021 को हमने एक मशीन ख़रीदी है, उसकी कॉस्ट है 4000। ही एस्टिमेटेड दैट इट वुड हैव अ यूज़फुल वर्किंग लाइफ ऑफ 3 years, 3 साल तक चलेगी, एंड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ $100। यूंग यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। और मशीन वॉज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1500। एक साल बाद एग्जैक्टली आपने उसको 1500 का बेच दिया। व्हाट वाज द लॉस ऑन डिस्पोजल। अब देखें, लॉस ऑन डिस्पोजल जब भी लॉस या प्रॉफिट नॉन करंट एसेट पे बेचते हुए निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मेट है सीधा सीधा। वो फॉर्मेट ये है कि आप सबसे पहले जो एसेट बिक रहा होता है उसकी कॉस्ट लिखते हैं, उसकी कॉस्ट है 4000, माइनस करते हैं उसमें से जो आपका डेप्रीसिएशन आया हुआ है। फ़िलहाल हमारे पास डेप्रीसिएशन नहीं है तो माइनस करके आंसर आता है नेट बुक वैल्यू। क्योंकि डेप्रीसिएशन नहीं है इसलिए नेट बुक वैल्यू भी नहीं लिख सकते। नेट बुक वैल्यू अगर आ जाए तो उसमें से माइनस करते हैं सेल प्रोसीड, जितने का वो बिका होता है। तो हमारे सेल हो रहा है 1500 का, तो 1500 माइनस कराएंगे, उसके बाद हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो अब हमारा पहला काम यह है कि हमने डेप्रीसिएशन बेटा निकालनी है, और डेप्रीसिएशन सिर्फ 1 साल की निकालनी है, क्योंकि देखें आपने 1 अप्रैल को परचेज़ किया और 1 अप्रैल 2022 को सेल कर दिया, तो 1 साल की डेप्रीसिएशन निकालनी है। किस मेथड से निकलेगी साल की डेप्रीसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड की क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? हमें उसने कॉस्ट दी हुई है, हमें उसने रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है और लाइफ भी दी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा वो होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो डेप्रीसिएशन जो निकलेगी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, 4000 में से आप 100 माइनस करें, 3900 डिवाइड बाई 3, तो डेप्रीसिएशन का आंसर 1 साल की डेप्रीसिएशन है 1300 आएगा। तो आप यहाँ जो डेप्रीसिएशन है उधर 1300 पुट कर दें। 4000 में से 1300 माइनस करेंगे तो आपकी नेटबुक वैल्यू आएगी 2700। 2700 में से 1500 माइनस करेंगे तो आपका लॉस आ जाएगा 1200 का। चार 4000 की चीज़ को 1300 का यूज़ किया तो 2700 की रह गई। 2700 की चीज़ को 1500 का बेच रहे हैं तो 1200 का लॉस हो रहा है। ऑप्शन इज़ बी। 14 में देखें क्या कह रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 कमीशन रिसीवेबल 210 वॉज आउटस्टैंडिंग। कमीशन रिसीवेबल बेटा मेरी इनकम है, और इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो याद रखिएगा इनकम अक्रूड है तो वो आपका एसेट है, और 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 4850। पूरे साल में जो हमने कमीशन रिसीव किया उसका अमाउंट है 4850। कह रहे हैं विच जनरल एंट्री शुड हैव बीन मेड एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च। क्या एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग? तो आप सिंपल कमीशन रिसीवेबल का टी अकाउंट बना रहे हैं। देखिए जो ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल का वो आपका एसेट था। एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं डेबिट साइड पे। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 210 ये लिख दिया। उसके बाद पूरे साल में आपने रिसीव किया 4850। अब ये किस साइड पे लिखना होता है याद भी कर सकते हैं, लॉजिक भी समझ लें कि अगर आपने रिसीव किया है तो बैंक में ये बेटा डेबिट हुआ होगा, कमीशन रिसीवेबल में आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 4850। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बस टी अकाउंट को बैलेंस कर दें। यहाँ आया 4850 क्रेडिट साइड बढ़ी, उसका सम किया, वही 4850 आपने यहाँ लिखा, इसमें से 210 माइनस किया तो आंसर आया 4340। इस 4340 के साथ हम लोग लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। ये आपकी कमीशन की इनकम है इस साल की, मतलब आपने रिसीव 4850 किया लेकिन
210 जो था वो पिछले साल का था, वो हटा दिया, तो इस साल की इनकम है 4340। अब वो ये पूछ रहे हैं इसकी एंट्री क्या है, तो ये देखें इसकी एंट्री बतानी है कि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट है ये, और इसके डेबिट साइड पे एक ट्रांजेक्शन लिखी हुई है 4340 से, तो बेटा कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, और क्रॉस रेफरेंस के लिए इनकम स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो क्रेडिट हो रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है। अब हम ये समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, नहीं जी, जिसका टी अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। अब जैसे मैं अगर आपसे इस ट्रांजेक्शन का पूछूं तो इसमें क्योंकि कमीशन रिसीवेबल के क्रेडिट साइड पे, तो बेटा कमीशन रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और बैंक ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, तो बैंक जो हो रहा है बेटा वो डेबिट हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस ट्रांजेक्शन की, सही है। ऐसे ही इसका आंसर ये हो गया नंबर 1। 15 में वो कह रहे हैं नूलाज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर, साल ख़त्म हो रहा है। शी मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डॉक्टरेट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, प्रोविजन का अमाउंट निकलता है 5% ट्रेड रिसीवेबल पे लगा देता है। ऑन 1 जनवरी 2021 ओपनिंग डेट पे प्रोविजन अमाउंटेड टू 800, ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस था 800। ऑन 31 दिसंबर 2021 ट्रेड रिसीवेबल ओड 13,400, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग दिए में 13,400, ऑफ विच 1600 वॉज रिगार्डेड एज इरेकवरेबल, जिसमें से 600 हमें रिसीव नहीं होंगे, सॉरी 13,400 हमें कस्टमर से रिसीव करना था, जिसमें से हमें पता लगा है कि 600 रिसीव नहीं होंगे। हाउ मच वॉज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 जनवरी 2022? 2022 को प्रोविज़न का बैलेंस पूछ रहा है, तो मतलब आपने प्रोविज़न का क्लोजिंग निकालना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एट 31 दिसंबर 2021 निकालना है मैंने। सीधी सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल जो दिया हुआ है उसी पे परसेंटेज निकलती है। 31 दिसंबर का, ये देखें 31 दिसंबर का आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 13,400, उसमें से पहले इररिकवरेबल डेट जो आपको रिसीव नहीं होंगे वो माइनस कर दें 600 के। 13,400 में से 600 माइनस किया तो आंसर आया 12,800। इस 12,800 का PFDD 5% होगा। PFDD 12,800 का कितना परसेंट? 5%। ये बैलेंस है 640 क्लोजिंग प्रोविज़न का, और यही अगले साल का 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग हो जाएगा 640। तो आंसर इज़ B15। सिक्सटीन में देखें क्या कह रहा है। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2022 had been prepared, a trader discovered that the closing inventory had been overvalued. Closing inventory जो है आपने वो ज़्यादा लिखी हुई है, सही है। किस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा लिखी हुई है? 30 अप्रैल 2020 की, याद रखिएगा। What will be the effect of this error? इस गलती का क्या इफेक्ट होगा? अब देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसका आपको रिलेशन पता होना चाहिए प्रॉफिट से। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है ना आपकी, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रॉफिट से। कोई भी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सीधी सी बात है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है तो प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ होगा, हुआ होगा। और क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट जाके ऐड होता है कैपिटल में, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो देखें, ये पूछ रहा है उसी साल का प्रॉफिट, जिस साल की इन्वेंट्री है उसी साल के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा। तो सर ये तो ओवर स्टेट बढ़ा हुआ होगा। उसी साल का कैपिटल, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट निकला होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हुआ होगा, तो कैपिटल भी ज़्यादा हुआ आया होगा। लेकिन फिर ये पूछ रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 30 अप्रैल 2023, ये अगले साल का पूछ रहे हैं। तो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, वो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन चुकी होगी। और ओपनिंग इन्वेंट्री जिस साल की होती है, उस ओपनिंग इन्वेंट्री का जो प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है बेटा, वो इन्वर्स होता है। मतलब ये है कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी बड़ी हुई आ रही होगी तो उस साल का प्रॉफिट आपका कम आ रहा होगा, सही है। तो इस साल का प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, इस साल का कैपिटल भी ओवर स्टेटेड, लेकिन अगले साल का प्रॉफिट अंडर स्टेटेड। तो ये ऑप्शन ए है, ठीक है।
17 में देखिए, मरियम ओन्स अ बिजनेस प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज, शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फीस ओड बाय क्लाइंट ऑन 1 अप्रैल 2021, जो कस्टमर से पैसे लेने थे 1 अप्रैल 2021 को, ओपनिंग है ये आपके 4500, और साल के आखिर में कितने लेने हैं। तो देखिए ये ओपनिंग है, पूरे साल में कितने रिसीव किए ड्यूरिंग द ईयर 22,500 ये है, और साल का क्लोजिंग ये रहा। रह गए कितने रिसीव करना। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ फीस शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। तो ये देखिए सिंपल, इसमें परेशान नहीं होना, आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लें। ये फीस ओड जो है ना, ये एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल है, जो कस्टमर से पैसे रिसीव करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल या हमने याद किया हुआ है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे जाता है, आप BD डेबिट पे लिखें, ये BD है 4500। जितना भी रिसीव करते हैं कस्टमर से वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, रिसीट फ्रॉम कस्टमर 22,500, और इसका CD भी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, वो है 1500। इसको बैलेंस कर देंगे तो टोटल आपको अमाउंट पता लग जाएगा। 24,000 क्रेडिट साइड का समाया, वही आपने यहाँ लिखा, इसमें से माइनस किया तो 19,500 आपकी टोटल इस मंथ की फ़ीस, मतलब इस मंथ या इस ईयर की फ़ीस है, इस ईयर की एक्चुअली फ़ीस है या सेल्स है। तो आंसर इज़ ए। अगर आपका कस्टमर होता तो आप इसको सेल्स लिखते, लेकिन यहाँ कस्टमर नहीं है, क्लाइंट से, क्योंकि सर्विस बिजनेस है, तो आप फीस लिखें। ठीक है, वो कह रहे हैं विच आइटम वुड नॉट अपीयर इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या नहीं होता। तो देखिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, वो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर से। उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सब्ट्रैक्ट करते हैं सैलरी टू पार्टनर। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखें, इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ये तो होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर ये नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर को जो मिलता है वो एज ए एक्सपेंस चार्ज होता है इनकम स्टेटमेंट में, और उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देता है। ठीक है, वो कह रहे हैं 19 में कैरोल डेनाइस आर इन पार्टनरशिप डेनिस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 जो है कैरल का है और डेनिस का है 1। डेनिस करंट अकाउंट बैलेंस वर एज फॉलोज। फर्स्ट में 2021 का बैलेंस उसका डेबिट है, नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का ओपनिंग, और फिर फर्स्ट में 2022 का क्रेडिट बैलेंस है। शी हैड मेड नो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसने कोई ड्राइंग नहीं की। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द पार्टनरशिप इन द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2020। टोटल कितना प्रॉफिट किया पार्टनरशिप ने। तो आप सबसे पहले क्या करें कि डेनिस का करंट अकाउंट बना लें। अच्छा, अब इसका आपको करंट अकाउंट का फर्स्ट में का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि है डेबिट साइड पे, तो इसको आप डेबिट साइड पे लिख दें 2000। उसके बाद फर्स्ट में मतलब अगले साल का ओपनिंग आपको क्रेडिट दिया हुआ है। अब इसमें एक मसला है, हमने जो ईयर हम जिस ईयर का बना रहे हैं वो है फर्स्ट में 2021 को शुरू होगा और वो ख़त्म होगा 30 अप्रैल 2022 को। उसने बैलेंस दिया हुआ है फर्स्ट में 2022 को, तो हमें पता है कि जो हमारा क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है, तो इसने अगले साल के ओपनिंग के हिसाब से दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस। सही, उसने किस हिसाब से दिया हुआ है, देखें बच्चे गलती करते हैं, उसने इस हिसाब से दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर का BD है 7000। अब हमें तो पिछले साल का काम करना है, तो हमें इस साल का CD लिखेंगे हम वो डेबिट साइड पे। ठीक है, ये याद रखना है, ये गलती नहीं करना कि मतलब क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट दिया हुआ है तो उसको क्रेडिट लिखते हैं और क्रेडिट दिया हुआ है तो उसको डेबिट लिखते हैं। अब आप इस T अकाउंट को बैलेंस कर दें, इस फिगर को इग्नोर करें, ये अगले साल का बैलेंस है। T अकाउंट को जब आप बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड का सम आ रहा है मेरे पास 9000, वही 9000 आपने यहाँ लिखा,
उसमें से माइनस किया तो 9000 इसका प्रॉफिट शेयर आया है डेनिस का। सही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं प्रॉफिट शेयर, क्योंकि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ड्राइंग्स उसने बोला कोई की नहीं है, सैलरी की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो 9000 जो डिफरेंस है सारा का सारा उसका प्रॉफिट है। अब ये डेनिस का प्रॉफिट है 9000 और डेनिस का जो शेयर है बेटा वो 1 है। सही है। तो इसका शेयर 9000 कैसे आया होगा? सिंपल, आपने टोटल प्रॉफिट को, जितना भी टोटल प्रॉफिट था जो हमने कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई होगा डेनिस के रेशियो से। डेनिस के रेशियो 1/3, तो आंसर आया 9000। तो हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, 3 को वहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 9 3 27, तो टोटल प्रॉफिट इज़ 27। ऑप्शन डी। ठीक है बेटा। 28 में देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। अ डिबेंचर होल्डर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। नहीं जी, वो तो क्रेडिटर होता है, वो ओनर थोड़ी होता है। अ पार्टनर इज लायबल टू पे बिजनेस डेट फ्रॉम पर्सनल एसेट। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में। फिर कह रहे हैं अ शेयर होल्डर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर द कंपनीज डेट। जो एक शेयर होल्डर है वो कंपनी के सारे डेट का रिस्पॉन्सिबल है। शेयर होल्डर सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल क्या मतलब, उसको वो लूज़ करेगा तो वही सिर्फ इन्वेस्टमेंट लूज़ करेगा, तो वो कंपनी के डेट्स का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंपनी के डेट के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह सेल होगी, तो 3 नहीं है। अ सोल ट्रेडर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, अकेला सारा का सारा कसूरवार होता है जितने भी लोन इसको होता है, तो 2 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी। में क्या कह रहा है, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी शोड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 31820। सही है। इट वॉज देन फाउंड दैट नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द फॉलोइंग। कमीशन रिसीवेबल अक्रूड है, ये इनकम आपकी अक्रूड है, और इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। अब ये देखिए इसमें होता क्या है, ये कमीशन रिसीवेबल जो है ना बेटा ये आपकी इनकम है, और इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। कमीशन रिसीवेबल आपकी इनकम है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है। अब होता क्या है, कमीशन रिसीवेबल जो अक्रूड होती है ना वो हम लोग ऐड करते हैं अदर इनकम में, और अगर उसको अदर इनकम में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है इसलिए हमें वहाँ तक जाना है, तो हम इसको ऐड करेंगे बेटा प्रॉफिट में। सही, और प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपने रिटेन अर्निंग में भी ऐड करना होगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीपेड को आप क्या करते हैं, क्लोजिंग अगर इंश्योरेंस प्रीपेड होती है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपेंसेस में से, तो इसका मतलब है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है या इंक्रीज़ कर रहा होता है आपके प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रहा है तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग को भी इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर हमारी रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होंगी। सवाल ये पूछ रहा है व्हाट वाज द करेक्ट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कैसे निकलेगा, करंट रिटेन्ड अर्निंग जो मेरी निकली है 31820, उसमें अक्रूड इनकम जो प्रॉफिट में ऐड होनी थी वो भी ऐड कर देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एक्सपेंस में से माइनस होता था प्रॉफिट में ऐड होना था वो भी ऐड कर देंगे। 32445 आंसर है डी। 22 में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट क्लब अकाउंट्स इज करेक्ट। क्लब अकाउंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बेटा, कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते। वो या तो रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होती है या एसएफपी में रिकॉर्ड होती है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो रही हैं, जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन। कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमारा रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो रही। बी इज़ करेक्ट। फिर ही कह रहे हैं 23 में आई स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर की इन्फॉर्मेशन है। ऑन 1 जनवरी 2021
ओपनिंग है, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस लाइबिलिटी है आपकी, ये ओपनिंग है, बीटी बैलेंस है, और सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस लाइबिलिटी है आपकी 200। 31 दिसंबर 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपने रिसीव करनी है, और ये 31 दिसंबर को है, मतलब क्लोजिंग है। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपने रिसीव मतलब क्लब ने रिसीव करनी है आपका एसेट होता है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ एसेट का। फिर वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव पूरे साल में जो रिसीव हुई वो 8800। व्हाट वाज द टोटल सब्सक्रिप्शन दैट रिलेटेड टू द ईयर, कितनी सब्सक्रिप्शन थी, आप सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना लें। देखिए ओपनिंग जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये बी डी आप लिखें यहाँ 200, और एसेट का क्लोजिंग है, एसेट का क्लोजिंग भी क्रेडिट साइड पे आता है, 450 भी आपने क्रेडिट लिख दिया। अब रिसीव कहाँ लिखते हैं, देखें जो पैसे आपको रिसीव हुए हैं वो बैंक में या रिसीट एंड पेमेंट में हम लोग डेबिट करते हैं, और यहाँ क्रेडिट करेंगे 8800। तो बस इसको बैलेंस कर दें, सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे आई हैं, तो 8800 9450 आ रहा है, 9450 ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, जो आपकी इनकम है डी। 4 में देखें क्या कह रहा है, द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ZT मैन्युफैक्चर ऑन 1 जनवरी वॉज वैल्यूड 6200, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6200 का, एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज वैल्यूड 5400। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका ज़्यादा है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका कम है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव डिफरेंस आता है, क्योंकि देखिए हम ऐसे करते हैं ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6200 में से माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है आपका 5400, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 800। ये 800 आपका ऊपर से जो भी कॉस्ट आ रही होगी, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें 800 ऐड होगा, सही है, मतलब कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईयर, वो इंक्रीज़ होगा 800 से। सी 25 में कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है आपको, फिनिश गुड्स ओपनिंग दी हुई है 42,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं 36,000 और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी है 15,000। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसको यहीं बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड होती है, क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट होती है और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी ऐड होता है। 345 प्लस 42 माइनस 36 और प्लस 15 366, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑप्शन डी। ट्वेंटी सिक्स में देखेंगे क्या कह रहा है, ताहिर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेडिंग। फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। आपको सेल्स दी हुई हैं और सेल्स रिटर्न ओके, और परचेजेस दी हुई हैं साथ, और फिर ताहिर ग्रॉस मार्जिन वॉज 25%। देखिए अब इसमें आपने मतलब यह है, योर ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ नेट सेल्स बेटा। नेट सेल्स का मतलब है सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, और फिर आपको फाइंड करना है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। अब देखें मैं सिंपल कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। उसने बोला है फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, 0। उसमें हम लोग ऐड करते हैं परचेजेस, परचेजेस की वैल्यू दी हुई है कितनी है 129, और माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि गिवन नहीं है, मैंने फाइंड करनी है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन क्योंकि देखें आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है तो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब है पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो सीधी सी बात है, आपकी जो सेल्स है वो 170 है, उसमें से सेल्स रिटर्न पहले माइनस करवा दें। ये सेल्स रिटर्न इज 6000
तो आपकी नेट सेल्स जो आ गई वो आ रही है 164। इसमें से माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा, 164 का 25% निकाल लेंगे। $41,000 ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 164 और 41 का। आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आ रही है 123। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% होगी। सही। इस 123 को आपने यहाँ पुट करना है और इसको रिवर्स में वर्किंग करेंगे। रिवर्स में वर्किंग करेंगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस होगी, मतलब आपने परचेजेस को इसमें से माइनस करना है 129। 6000 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है। ठीक है बेटा। उसके बाद है 27। अ बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 6800, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6000, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स और परचेजेस पूछ रहे हैं। तो देखें, परचेजेस निकालने के लिए रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का पहले तो फॉर्मूला यूज़ करें। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को न्यूमिनेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री होती है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ 5 टाइम्स, तो यहाँ 5 पुट करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स अननोन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 6800, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6000 डिवाइडेड बाय 2। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके आंसर देखें क्या आ रहा है। 6800 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 2 किया तो एवरेज इन्वेंट्री 6400 मल्टीप्लाई बाय 5, माई कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 32000। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब परचेजेस पूछ रहे हैं तो देखें आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की कंपटीशन कर लें। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज़ 6800, उसमें ऐड करते हैं परचेजेस जो कि नहीं पता, उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि है 6000, माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है विच इज़ 32000। रिवर्स में वर्किंग करके बेटा परचेजेस निकाल लेंगे। 32000 में आप ऐड करें 6000 और सब्ट्रैक्ट करें 6800, तो ये परचेजेस इज़ 31200 बी। 28 देखें क्या कह रहा है। अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और एक्सपेंसेस दिए हुए 12000। व्हाट वाज द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन होता है एक्सपेंसेस माइनस करके, पहले उसके लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा विच इज़ 8000। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट अपॉन जो लास्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अपॉन सेल्स या रेवेन्यू इनटू 100। तो ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 80000 इंटू 100, 10% इज द आंसर। 29 में देखें क्या कह रहा है। अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 24000 का, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 20000 का, कैपिटल दिया हुआ है 20000 का और नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है 30000 की। व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमिनेटर में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसको डिवाइड कराते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, नॉन करंट लायबिलिटी में ऐड करते हैं हम लोग कैपिटल, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ इंटरेस्ट तो है नहीं, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वही आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। डिवाइड करेंगे कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स 1,20,000 और 30,000 को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो 24 डिवाइडेड बाई 150 16%। Samuel, a trader, decided to issue statement of account to each month. Statement of account मतलब आप कस्टमर को इशू करते हैं जिसमें सारी समरी लिखी होती है, क्या बेचा, कब पैसे आए, कब रिटर्न आए, सारी चीज़ें, कब डिस्काउंट दिया। Which ratio does Samuel hope to improve by doing this?
अच्छा, हम इसमें ये भी कस्टमर से बोल रहे थे कि भाई आपका इतना बैलेंस, इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हैं इतना बैलेंस रह गया, प्लीज़ वो पे कर दें। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा रेशियो आपका इंक्रीज़ होगा ये करने से। करंट रेशियो लाइबिलिटी और कंपैरिजन करंट एसेट से तो है नहीं, सिर्फ कस्टमर को भेज रहे हैं। लिक्विड टेस्ट रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं, ट्रेड पेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पे फ़र्क पड़ेगा कि कस्टमर शायद हमें जल्दी पैसे देना शुरू कर दे, तो डेज ऑफ रिसीवेबल जो है वो शायद हमारे कम हो जाए। पे कह रहे हैं जॉन्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर वाज 10 टाइम्स इन ईयर 1 एंड 8 टाइम्स इन ईयर 2। 10 टाइम्स इन्वेंट्री जो है वो टर्न होती थी, हम लोग सारी की सारी इन्वेंट्री बेच देते थे, साइकिल इन्वेंट्री का टर्न होता था। अब सिर्फ 8 टाइम्स होता है, मतलब ये कम हो रही है हमारी इन्वेंट्री सेल होना। व्हाट मे हैव कॉज द चेंज इन द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, क्या वजह है इसकी? फॉल इन डिमांड, यही है पहला 31 फॉल, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई इसलिए हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर भी कम हो गया। अच्छा 32 में देखें क्या कह रहे हैं, माया हैड एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख, एनुअल रेवेन्यू। इन ईयर 1 हर ग्रॉस मार्जिन वॉज 45% एंड प्रॉफिट मार्जिन वॉज 5%। ठीक है, तो देखें ईयर 1 की मैं अगर इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ, ईयर 1 का जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख। अच्छा देखें, अगर ग्रॉस मार्जिन 45% है इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट 45% है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होगी वो 55% होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 55,000 है। माइनस किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा 45,000 का। इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस तो हमारे पास प्रॉफिट आता है, एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज वो कह रहा है 5% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का 5% निकालेंगे तो 5,000, तो इसका मतलब है आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करके निकाला 40,000 एक्सपेंसेस थे। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ठीक है। ईयर 2 में वो क्या कह रहा है, हर ग्रॉस मार्जिन वॉज 40,000, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो गई 60,000, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। और वो बोला प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3% है, इसका मतलब है लास्ट जो प्रॉफिट है ना वो आपका 3,000 है, तो 40 माइनस 3 आपके एक्सपेंसेस हो गए 37,000 के। अब कंपेयर कर लें, वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या हुआ। पहले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स 55,000 थी, दूसरे साल की 60,000 हो गई, इसका मतलब है इंक्रीज़ हो रही है 5,000 की। दूसरे पूछ रहे हैं वो एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस पहले साल के 40 थे, दूसरे साल के 37, तो मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं। ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। थर्टी थ्री में वो कह रहा है वाई वुड अ बैंक मैनेजर बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। बैंक मैनेजर क्यों देखना चाहेगा किसी भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स टू कैलकुलेट एंड एसेस द ट्रेड पेबल टर्नओवर। नहीं, वो एम्प्लॉय थोड़ी है, वो तो क्रेडिटर करेगा। ये जो यूजुअली कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर करते हैं कि कितने दिनों में क्रेडिटर, ये बिजनेस क्रेडिटर को पैसा दे देता है। टू चेक दैट द करेंट अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ बीन पेड, ये कौन कैलकुलेट करता है? नॉर्मली गवर्नमेंट करती है कि जो टैक्स आप पे करें वो सही है या नहीं है, सही अमाउंट, गलत तो नहीं निकाला हुआ। टू इंश्योर दैट एम्प्लॉई आर बीइंग पेड द करेक्ट आर्ली रेट, ये चेक करते हैं तो एम्प्लॉई देखते हैं, गवर्नमेंट भी देख सकती है। टू इंश्योर दैट फंड्स आर सफिशिएंट टू कवर लोन इंटरेस्ट, हाँ ये बैंक मैनेजर करेगा। ये बैंक्स देखते हैं कि हमारा जो लोन है उस पर इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, इसके पास इतने पैसे हैं। फिर वो कह रहा है रेवेन्यू शुड ओनली बी रिगार्डेड एज अर्न व्हेन द लीगल टाइटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पासिस फ्रॉम सेलर टू बायर। वो कह रहे हैं रेवेन्यू सिर्फ वो होगा जब गुड्स का लीगल स्टेटस सेलर से बायर की तरफ चला जाएगा, तब रेवेन्यू होगा। टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डज द स्टेटमेंट रेफर, ये रियलाइजेशन है कि रियलाइज़ हो गया हमारा रेवेन्यू। अच्छा फिर वो कह रहा है 35 में द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड।
जो भी इन्फॉर्मेशन आपके फाइनल अकाउंट्स में लिखी हुई है वो इस काबिल है कि उसको ये कह सकें कि वो वेरीफाइड है, सही है, मतलब सही है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं है। तो ये विच अकाउंटिंग पॉलिसी डज द स्टेटमेंट रेफर, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी, रिलायबिलिटी है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल है, आपके जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल है। ठीक है बेटा, चलें।